नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जितने भी कैंडिडेट का इंतजार था ना एस्टेट आने का, उन लोगों का इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि एस्टेट का फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसका लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले पहुंचे। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म को फिल करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एस्टेट जो पहले फिलअप होता था ना उसका वेबसाइट में और जो वेबसाइट को अभी लॉन्च किया गया है उस वेबसाइट में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। तो इस वेबसाइट में ना कुछ दिक्कतें आपको आ सकती है फॉर्म को फिल करने में। तो संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं और आपका हर एक डाउट पे डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। फॉर्म को फिल करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने से पहले आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार जरूर से रीड आउट कर लेंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इसमें नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग डेट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप इसका लास्ट डेट भी देख सकते हैं। STET 2025 का ना ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ना कि पेपर 1 में कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे। तो देखिए यहाँ पे विषय और विषय का समूह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो मांगा गया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वृद्धनिष्ठ विषय एवं विषय समूह में कम से कम 50% के अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इससे समतुल्य, मतलब इससे जो बराबर का क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना अनिवार्य है। या तो फिर आपके पास बीएड है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, विषय समूह आपको कैसे लेना है डिटेल में आपको यहाँ पे बताया गया। करने से पहले आप अपना विषय समूह एक बार जरूर से रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए पेपर 2 में विषय समूह आप यहाँ पे देख सकते हैं और जिस विषय में आप इस फॉर्म को फिल करेंगे ना उसका कोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर आपका हिंदी है तो हिंदी का कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका उर्दू है तो उर्दू का कोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होगी ना, मतलब शैक्षणिक योग्यता, वो भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, अब इसमें ना आपका डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाला है तो थोड़ा सा हम इसे इधर करेंगे। अब देखेंगे इसमें जो भी आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है ना वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है। मतलब मैट्रिक 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के लिए, मतलब 10th का मार्कशीट भी आपका लगेगा और सर्टिफिकेट भी लगेगा। ठीक है, इंटर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों आपका यहाँ पे लगने वाला है। स्नातक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों आपका लगेगा। और अगर आपने पीजी किया है मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तो भी आपका दोनों चीज यहाँ पे लगने वाला है, जैसे कि प्रमाण पत्र भी और सर्टिफिकेट भी। ठीक है, और बीएड का जो अंक प्रमाण पत्र होता है वो भी लगेगा और उसका सर्टिफिकेट भी लगेगा। और अगर आपके पास कोई अन्य भी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं ना तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा। ठीक है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो आपको क्रीमी लेयर देना जरूरी होगा। अब देखिए दो चीजों यहाँ पे मायने रखता है। जो विवाहित महिलाएं हैं ना उनका जो क्रीमी लेयर बनेगा ना उनके पिता के एड्रेस से ही बनेगा, उस पर आपका पति का नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दे देगा कि उम्र सीमा में छूट आपको कैसे मिलने वाला है। तो देखिए कोटिवार करके यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। अब देखिए न्यूनतम जो उम्र सीमा आपका होगा ना 1/8/2025 तक आपका 21 वर्ष हो जाना चाहिए। ठीक है, और अगर आप इससे अपर एज में आते हैं तो देखिए अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष रखा गया है और अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष रखा गया है, और पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है, और अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया है। और अगर आप इससे भी अपर एज में आते हैं, SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होगा। ठीक है, और अगर आप पिछड़ा वर्ग या तो फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको NCL सर्टिफिकेट लगाना जरूरी हो जाता है, तभी आपको एज में छूट मिल पाएगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क आपको यहाँ पे बताया गया है। तो श्रेणी के तौर पे यहाँ पे बांट दिया गया है। तो समान वर्ग या तो फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या तो फिर पिछड़ा वर्ग या तो फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अगर आप व्यक्ति हैं तो पेपर 1 अथवा पेपर 2 एक पेपर के लिए 960 रुपये का चालान लगेगा, और पेपर 1 एवं पेपर 2 दोनों के लिए 1440 रुपये का आपका चालान लगने वाला। ठीक है, और अगर आप अनुसूचित जाति या तो फिर अनुसूचित जनजाति या तो फिर दिव्यांग व्यक्ति हैं तो आपको 750 रुपये का चालान लगेगा, जो कि एक पेपर आप फिलअप करेंगे तो। और अगर आप दोनों पेपर फिलअप करते हैं तो 1140 रुपये का आपका चालान लगने वाला है। ठीक है, ये जो एग्जाम होगा ना वो बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब CBT आपका एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन का भी प्रावधान दिया गया है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए वापस से हम लोग आ जाते हैं इसके मेन वेबसाइट पे।
यहाँ पे आने के बाद ना आपको थोड़ा सा इसमें नीचे स्क्रॉल करना है, जनरल लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो टू रजिस्टर, अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। और अगर आप पहले इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन। तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अपने पोर्टल पे लॉगिन हो सकते हैं। तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको ऑप्शन बताया ना, यहाँ पे क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, या तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का राइट साइड के कॉर्नर में, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो सेकंड पेज आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वापस से आपको नोटिस का पेज एक खुल करके आएगा, सिंपली आई एग्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। तो कैंडिडेट का पर्सनल डाटा आपको यहाँ पे फिल करना है, मतलब कैंडिडेट का फर्स्ट नेम आप यहाँ पे फिल करेंगे, अगर कैंडिडेट का कोई मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली आपको लास्ट नेम फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है। कैलेंडर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है, कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपना ना ईयर को सिलेक्शन कर लेना है, इस प्रकार से स्क्रॉल करके आप अपने ईयर को सिलेक्शन कर लेंगे, जो भी आपका ईयर होगा, ठीक है। उसके बाद आप अपने मंथ को सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद आप अपने डे को सिलेक्शन करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका एज निकल के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है कि आप मेल का फॉर्म भर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर फिलअप करना है, सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी फिलअप करना है, सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेट करने का पॉपअप खुल करके आ जाएगा। ये कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है, कैप्चा आपको उसी प्रकार से फिल करना है जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है। इसका जो कहने का मतलब है ना कि आपके मोबाइल पे और ईमेल पे दोनों पे एक ओटीपी भेजा गया है, सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप दोनों में से किसी का भी ओटीपी आप यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट ओटीपी का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो ओटीपी होगा ना वो सक्सेसफुली वेरीफाइड कर लिया जाएगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, डिक्लेरेशन मिलेगा, इसे आपको चेक मार्क कर देना है। ये कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करना है और रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जो भी डाटा अभी आपने ऊपर की ओर फिलअप किया ना वो पूरा डाटा आपके सामने वेरीफाई करने के लिए खुल करके आ जाएगा। तो अगर आपका डाटा सही है तो इस साइड में देखेंगे आपको चेक मार्क मिलेगा, सभी का आपको चेक मार्क कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको कुछ मिस्टेक रहता है तो वापस आप ऊपर की ओर जाएंगे और आप इसको एडिट कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा सारी चीज़ सही है तो मैं डायरेक्टली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, थोड़ा सा आपको वेट करना, अलर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले जो नोट्स मिलेगा ना यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, या तो फिर आपके मोबाइल पे और ईमेल पे एसएमएस के माध्यम से भी सेंड कर दिया गया है। सिंपली से क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप पूरा डिटेल आपका यहाँ पे शो करेगा। तो फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है गो टू एप्लीकेशन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज होगा कुछ इस प्रकार से लोड होगा। तो वापस से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन खुल करके आ जाएगा। सिंपली आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब थोड़ा सा इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपने रजिस्ट्रेशन के समय में फिलअप किया ना वो कुछ डाटा आपका यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे आपको अपना फादर नेम फिलअप करना है, या तो फिर अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो आप अपना हस्बैंड नेम भी फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मदर नेम फिलअप करना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको नेशनलिटी बताना है, सिंपली यहाँ से इंडिया को चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, तो अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट कोड नेम चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप बिहार के जिस भी डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं आपको अपने यहाँ से क्लिक करेंगे और आप अपना डिस्ट्रिक्ट कोड यहाँ से चूज कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप बिहार के रहने वाले नहीं है सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अदर स्टेट का कोड भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि अदर डोमिसाइल स्टेट, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं ना आप अपने स्टेट को यहाँ से चूज कर लेंगे। बाद मीडियम ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, मतलब आपको जो एग्जाम देना है ना वो किस मीडियम में देना है, इंग्लिश या हिंदी, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर लेंगे। ये अदर स्टेट वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी में आपका जनरल आएगा, आप जनरल को चूज कर लोगे। और अगर आप बिहार को चूज करते हो, मतलब अगर आप बिहार के रहने वाले हो तो सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे। उसके बाद मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन पूछा जा रहा है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको रिजर्वेशन कैटेगरी पूछा जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप किस कैटेगरी से आते हैं, जैसे जनरल, बीसी, एसटी,
SC ST या EBC, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप अपने कैटेगरी को चूज़ कर लेंगे। उसको थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, बैंक अकाउंट का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको बैंक का नेम फिलअप करना है, उसके बाद उसका ब्रांच का नेम आप यहाँ पे फिल करेंगे, आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करेंगे और IFSC कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आइडेंटिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, मतलब विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपके बॉडी पे कहीं पे कटा छटा के निशान हो या तिल का निशान हो तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नोट्स में आपसे पूछा गया है कि मिनिमम 1 आइडेंटिफिकेशन प्रूफ ऑफ द मैंडेटरी, प्लीज एंटर योर वैलिड ID कार्ड डिटेल, दिस ID ओरिजिनल ID प्रूफ। आपको यहाँ पे ओरिजिनल ID प्रूफ देना है, जैसे आप इनमें से कोई सा भी एक ID प्रूफ आप चूज कर सकते हो। आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड पे आप यस पे क्लिक करके यहाँ पे उसका डाटा को फिल करेंगे और बाकी सारे पे ऑटोमेटिकली नो हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस को चूज करेंगे, आपके पास वोटर ID है तो वोटर ID को चूज करेंगे, आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट को चूज करोगे, या तो फिर अगर आपके पास बैंक पासबुक है तो आप बैंक पासबुक को चूज करोगे, या तो फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डू हैव एनी अदर वैलिड ID इशू बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। अगर आपके पास कोई ऐसा ID कार्ड है जो इस लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पे आपको अदर का भी ऑप्शन मिल जाता है। आपको यस पे क्लिक करके यहाँ पे ID टाइप आपको बताना है ना कि आप ना कौन सी ID यहाँ पे लगाना चाहते हैं। उसके बाद उस ID का नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको एडिशनल डिटेल यहाँ पे फिल करना है। तो एडिशनल डिटेल में सबसे पहले आपको एक्स सर्विसमैन का डिटेल यहाँ पे फिल करना है। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे डिसेबिलिटी पूछा जाएगा, तो अगर आप विकलांग व्यक्ति हैं तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है और वापस से आपको 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये डाटा भी आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले ना आपको क्रॉसपोंडेंट एड्रेस फिलअप करना है। तो क्रॉसपोंडेंट एड्रेस आप कैसे फिलअप करोगे, तो एड्रेस लाइन 1 में आप अपना विलेज का नेम फिलअप करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिलअप कर रखा है। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में आपको अपना पोस्ट ऑफिस फिलअप करना है और आपको अपना PS फिलअप करना है। उसके बाद कंट्री आपको चूज करना है, तो इंडिया आएगा तो इंडिया को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना स्टेट चूज करना है कि आप ना किस स्टेट के रहने वाले हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपना होम स्टेट को चूज कर लेंगे। उसके बाद जो आप होम स्टेट चूज करोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको एरिया पिन कोड फिलअप करना है। उसके बाद देखेंगे कि आपने जो क्रॉसपोंडेंट एड्रेस फिलअप किया और जो आपका परमानेंट एड्रेस है अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यस का, इस पे आपको क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका ये डिफरेंट है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है और इससे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा 7 नेक्स्ट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये डाटा भी आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करना है। तो इसमें ना सबसे पहले आपको पेपर चूज करना है कि आप ना पेपर 1 के लिए स्टेट में फॉर्म फिल कर रहे हो या तो फिर पेपर 2 के लिए या तो फिर बोथ के लिए, दोनों में से किसी को भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। पेपर में ना आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे कि आप पेपर 1 फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं या तो फिर पेपर 2 फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं या तो फिर दोनों फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं, जैसे कि मैंने आपको नोटिफिकेशन में बताया, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे चूज कर लोगे उसके बाद आपको सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर 1, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेपर 1 चूज किया तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर 1 चूज करने का ऑप्शन आ गया। अगर मैं बोथ पेपर को चूज करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 2 पेपर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पेपर 1 में जो भी आपका सब्जेक्ट होगा ना आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर लेंगे, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग आपको अपना पेपर 2 में भी सब्जेक्ट को चयन करना है, ठीक है। अगर आप सब्जेक्ट चयन करने में मिस्टेक करते हो तो आपका स्टेट का जो पेपर होगा ना वो व्यर्थ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ पेपर 1 के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मैं पेपर 1 को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आप अपने यहाँ से सब्जेक्ट को चूज कर लीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग चूज करिएगा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, मैट्रिकुलेशन का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, मतलब 10th का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है इस वाले बॉक्स में, स्कूल या इंस्टीट्यूट का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, रोल कोड आपको यहाँ पे फिल करना है, रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज या तो फिर CGPA या तो फिर ग्रेड पॉइंट आपको यहाँ पे चूज करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आपके 10th के मार्कशीट में ना है क्या, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मेरा परसेंटेज है तो मैं परसेंटेज को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद ऑप्टेंट आपको यहाँ पे फिल करना है कितना मार्क्स आपका आया, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है कि कितने का आपका एग्जाम हुआ। जैसे आप यहाँ पे फिलअप करेंगे ना साइड में कहीं पे भी आपका क्लिक करना है, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली निकल करके आ जाएगा। उसके बाद आपसे पासिंग ईयर पूछा जाएगा कि आपने जो 10th क्वालिफाई किया ना वो कब किया है। उसके बाद
डिवीजन आपको यहाँ पे फिलअप करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, इंटरमीडिएट का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो इंटरमीडिएट में सबसे पहले आपको ये बताना है कि आप ना किस बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से 12th पास किए हैं। तो आप अपना 12th का बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपको पटना भी फिलअप कर देना है अगर आपका बिहार बोर्ड से 12th फाइनल है तो, ठीक है। अगर आपका अदर बोर्ड से होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपको स्कूल या इंस्टीट्यूट का नेम फिलअप करना है, यहाँ पे आपको रोल कोड फिलअप करना है, यहाँ पे आपको रोल नंबर फिलअप करना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके मार्कशीट में रोल कोड नहीं रहता है तो आपको रोल कोड फिलअप करने की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ओनली सिर्फ रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज या मार्क्स पॉइंट या तो फिर CGPA या तो फिर ग्रेड पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। उसी प्रकार से आपको फिलअप करना है। ऑब्टेन्ड और मैक्सिमम मार्क्स साइड में कहीं पे भी क्लिक करेंगे, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। पासिंग ईयर आपको यहाँ पे बताना है और डिवीजन आपको यहाँ पे बता देना है कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको फिल करना है। तो ग्रेजुएशन आपने किस बोर्ड या तो फिर यूनिवर्सिटी से किया, उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। कॉलेज या तो फिर इंस्टीट्यूट का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। रोल कोड अगर आपके केस में है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको पासिंग ईयर बताना है कि आपका जो ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर था ना वो कितना था। यहाँ पे परसेंटेज या तो फिर मार्क्स या तो फिर CGPA या तो फिर ग्रेड पॉइंट आप यहाँ पे फिल करेंगे। जो भी आप यहाँ पे चूज करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग ही आपका कॉलम यहाँ पे खुल करके आएगा। जैसे कि मैंने परसेंटेज चूज किया है तो यहाँ पे ऑप्शंस फिलअप करने का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स फिलअप करने का ऑप्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैंने फिलअप किया परसेंटेज ऑटोमेटिकली आपका निकल करके आ जाएगा, आपका भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन आपको बताना है, सिंपली थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। इतना चीज फिलअप करने के बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको यहाँ पे फिल करना मैंडेटरी हो जाता है अगर पेपर 2 के लिए फॉर्म फिल करते हो तो। और अगर आप पेपर 1 के लिए फॉर्म फिल करते हो तो आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन फिलअप करने का ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, बीएड का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि आपने बीएड किया है या तो फिर इससे समकक्ष कोई और सा भी क्वालिफिकेशन आपने किया है तो आप इस प्रकार से लिख लेंगे अगर आपने बीएड किया होगा तो। और बीएड के समकक्ष अगर आपने और भी कोई क्वालिफिकेशन किया है तो उस क्वालिफिकेशन का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। आप बीएड या तो फिर कोई और क्वालिफिकेशन अगर आपने किया है तो वो किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने किया है, उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद कॉलेज इंस्टीट्यूट का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे अगर आपके केस में रोल कोड है तो आप फिलअप करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। सिर्फ रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। पासिंग ईयर आपको यहाँ पे बताना है, परसेंटेज या मार्क्स या CGPA या ग्रेड पॉइंट आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसमें परसेंटेज फिलअप किया हो तो मार्क्स ऑब्टेन्ड मुझे यहाँ पे फिलअप करने का ऑप्शन आ गया। अगर आप CGPA चूज करोगे तो आपको CGPA फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे कि ऑब्टेन्ड मैंने यहाँ पे फिलअप किया और मैक्सिमम मार्क्स मैंने यहाँ पे फिलअप किया तो परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली निकल करके आ जाएगा। सेम तरीके से आपका भी निकल के आ जाएगा। डिवीजन आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आपके पास और भी कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली इसको नीचे आप स्क्रॉल करेंगे। सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये डाटा भी आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। पे ना आपको फोटो एंड सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो इसका जो क्राइटेरिया होगा ना अपलोड करने का वो आप कैसे चेक करोगे, तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू अपलोड फोटो का। इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और फोटो अपलोड करने का इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि जो फोटो जो आप अपलोड करेंगे वो कलर में होना चाहिए। बस इसका जो बैकग्राउंड होगा ना वो बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए। 80 KB से 200 KB के अंडर में आप इसे अपलोड करेंगे और JPG फॉर्मेट में आपको इसे अपलोड करना है। स्कैनिंग का DPI आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप सिग्नेचर इसी प्रकार से आप फोटो को डिज़ाइन कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आप सिग्नेचर का जो क्राइटेरिया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 KB से 200 KB के अंडर में आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो क्राइटेरिया होगा ना, देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक हियर टू अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। मिनिमम जो आपका डॉक्यूमेंट होगा ना 100 KB से ऊपर होना चाहिए, मतलब 100 KB से आपका काम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 2 MB तक आप इसे अपलोड करेंगे और ओनली PDF फॉर्मेट में आपको इसे अपलोड करना है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपको अपलोड क्या क्या करना है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो, और अगर आप बिहार के रहने वाले नहीं हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ऑप्शन ही नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, 12th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, बीएड का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और अगर आपने और भी कोई अदर क्वालिफिकेशन दिया होगा तो आप यहाँ पे उसका भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड आप कैसे करोगे, वापस से आपको क्लिक हियर टू अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ड्रॉप फाइल हियर ब्राउज टू अपलोड का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फाइल खुल करके आ जाएगा। अब जहाँ पे भी आप अपना फोटो रख रखेंगे ना वहाँ से आपको सिलेक्शन करना है
ओपन करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। जैसे ही आपको फोटो अपलोड हो जाएगा ना, यहाँ पे आपका लिख देगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, सिंपली आपको इसको क्लोज कर देना है। उसी प्रकार से आप सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे। आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर टू अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ड्रॉप फाइल हियर टू ब्राउज टू अपलोड का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जहाँ पे भी आप अपना डॉक्यूमेंट रख रखे होंगे ना, वहाँ से क्या करेंगे, इस प्रकार से सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आपको ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिख देगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, सिंपली आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी प्रकार से बारी बारी से आप सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। अब देखिए, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया उसे आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो करेगा। तो आप बारी बारी से सभी डॉक्यूमेंट को आप इसी प्रकार से चेक कर लेंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है या नहीं है। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको थोड़ा सा इसमें नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको पेमेंट मोड सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको ऑनलाइन मोड को चूज कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका पेमेंट लगने वाला होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, जितना भी डिक्लेरेशन है ना, सभी डिक्लेरेशन को आपको इस प्रकार से चेक मार्क कर देना है। डिक्लेरेशन को चेक मार्क करने के बाद ये कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करना है। आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पे शो करेगा। आप इसे बिल्कुल बारीकी तरीके से चेक कर लेंगे कि आपने जो भी डाटा यहाँ पे फिल किया है वो सही है या नहीं है। अगर आपका कुछ मिस्टेक लगता है तो आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जहाँ पे भी आपका मिस्टेक है वहाँ पे उस डिटेल पे जाके आप दोबारा से एडिट कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपका सारी चीज़ सही है थोड़ा सा आपको वेट करना है। डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट पेज पे। आप यहाँ पे आपको ना 5 मिनट के अंदर इस पेमेंट प्रक्रिया को पूरा कर लेना है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस मिल जाता है, जैसे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, यूपीआई हो, क्यूआर कोड हो, इंटरनेट बैंकिंग हो। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करके चूज करके आप अपना पेमेंट प्रक्रिया को यहाँ से पूरा कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा ना, आपके सामने एक पेज ओपन होगा, वहाँ से आप अपने रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप एस्टेट में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए आप जिस भी पेपर के लिए एलिजिबल होंगे आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करके सेम तरीके से आप फॉर्म को फिल करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण जानकारी बताया है कि एस्टेट में आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।